हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज के जो सीरीज होने वाले हैं सीटेट के दृष्टि से बेहतरीन बेहतरीन टॉप होने वाला है, यानी टॉप 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सीटेट कैसे प्रश्न पूछता है ये भी तरीका आपको जानने को, नया तरीका जानने को मिलेगा। तो इस सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहता है एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होना चाहिए, यानी एक शिक्षक का सबसे बेस्ट जो है क्वालिटी जो है गुण हमारा क्या होना चाहिए। पहला कहता है अध्यापक के प्रति हमारा है हमारा क्या होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। साथ ही अध्यापक के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, उच्च चरित्र होना चाहिए, या हमारा उसके प्रति क्या उच्च विचार होना चाहिए, या उसके प्रति हमारा क्या होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की भावना होना चाहिए। तो एक शिक्षक के नज़र में दृष्टि से आप सबसे बेहतर जो है ये ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। यानी क्या होगा, शिक्षक जो होती है ना, यानी उनके ऊपर जो है ये पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से तैयार करते हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं। तो ये पूर्ण समर्पण की भावना एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होना चाहिए। यानी बच्चों जैसा चाहते हैं वही उनके अनुसार पढ़ाना लिखाना। उनके साथ बच्चे अगर खेलने का भी उनके पास रुचि नहीं है तो बाद में या फिर उसे गार्डन में ले जाकर क्या बच्चों को शिक्षा देना। यानी क्या होता है, एक कहते हैं ना शिक्षक जो होते हैं ना, मतलब माता पिता के बाद अगर कोई स्थान लेता है तो वह शिक्षक होते हैं। तो एक शिक्षक को एक माता पिता का क्या किया गया है, वरदान रूप में माना गया है कि जैसे माँ पापा करते हैं वैसे एक शिक्षक भी करते हैं। तो श्रेष्ठतम गुण कौन होगा, माँ पापा के बाद यानी मम्मी पापा के बाद कौन होंगे, आपका अध्यापक। तो इसका क्या होना चाहिए, पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें कहता है, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, कौन ऐसा साल नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आया है। कहता है छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर, पहले किस चीज़ की बात कर रही है, नियम बताकर, उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है छात्रों को सबसे पहले क्या बताया जाता है, किसी चीज़ का रूल बताया जाता है, सामान्य नियम बताया जाता है, ठीक ना, फॉर्मूला बताया जाता है। उसके बाद क्या, उस नियम को उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं। क्या इसे निगमन विधि कहते हैं, क्या संश्लेषण से विश्लेषण विधि कहते हैं, या अनुभव से तर्क विधि कहते हैं, या आगमन विधि कहते हैं। तो साथियों इसमें क्या कहता है, देखिए क्या होता है, सामान्य नियम से जब हमारा उदाहरण की ओर होता है तो हमारा यह क्या कहलाता है, हमारा यह निगमन विधि कहलाता है। यानी पहले क्या, पहले फॉर्मूला फिर उसका उदाहरण, ठीक ना। लेकिन आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, बाद में यानी सबसे पहले आसान, ठीक ना, क्या किया जाता है, सबसे पहले उसे उदाहरण देकर फिर क्या उसको रूल अपनाते हैं। यह आपका किसमें होता है, यह आपका आगमन विधि में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, पहले नियम बताता है और बाद में उसको उदाहरण देकर, तो सबसे पहले क्या होगा, यह निगमन विधि कहलाता है। यह जो है ना, यह निगमन विधि कहलाता है, यह बड़े बच्चों के लिए होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी जगह आपका ऐसा रहता, छात्रों को पहले क्या है, पहले उदाहरण बताकर फिर बाद में उसे नियम बताकर, अगर पहले रहता उदाहरण, देखिए क्या आता है सीटेट में, जैसे ये प्रश्न आए हुए हैं ऑनलाइन में, क्या करते हैं अगली बार जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन कभी भी होगा तो क्या करते हैं ये लोग पेपर में, यानी उस चीज़ को जैसे यहाँ सामान्य नियम दिया हुआ है तो वहाँ दे देंगे आपको क्या, उदाहरण देकर बाद में नियम देकर। तो उसी तरह चेंज कर लेते हैं। तो अगर पहले नियम रहे तो क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा। अगर पहले उदाहरण रहे बाद में अगर हो तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा आगमन विधि होगा। तो इसका उत्तर जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आगमन और निगमन विधि से आपको 2 से 3 नंबर, आपको कम से कम 2 नंबर तो परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलता है। ठीक ना, तो उसको अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। यानी भाषा जो हम सीखते हैं तो उसका इफेक्टिव उपाय क्या है। पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, या अखबार पढ़ना, या वार्तालाप करना। तो कह रहा है सबसे प्रभावी उपाय क्या है। ठीक ना, इफेक्टिव हमारा ये उपाय क्या पूछा जा रहा है। क्या पाठ्य पुस्तक पढ़ने से इफेक्टिव होता है,
नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना। तो सबसे बेस्ट जो हमारा ये हो जाएगा क्या, वार्तालाप करना, जिससे आपको पता भी होगा। कहते हैं क्या कहते हैं, चलो चारों मिलके क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये ग्रुप डिस्कशन आपको एक हो गया, 2 3 4 5। अच्छा, ABCD, एक राम है, मोहन है, सीता है, सोहन है, उसके बाद क्या है आपको, मनीषा है। तो क्या होगा, इस तरह से 4-5 मिलके क्या किए, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। तो अच्छा, ये कभी मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछे, कभी ये पूछे, ये पूछे, तो क्या होगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर तक और मतलब बार बार अगर इस चीज़ को देखते हैं तो वह नहीं भूलेंगे। कहने का मतलब है एक वार्तालाप करके अगर किसी चीज़ को सीखते हैं, जानते हैं, तो हमारा यह सीखने का सबसे प्रभावी उपाय होता है। इसीलिए ना कहते हैं GD ज्वाइन करो, मतलब ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। दोस्त जब क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने दोस्तों से पूछते होंगे, अच्छा ये सवाल तुम कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया। तो ये 4-5 जो है, तो उसी को क्या कहते हैं, वार्तालाप करना, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक ना। देखिए, प्रत्येक साल देखा गया है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो कहता है यहाँ जो है ना, छात्र है, छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है बच्चों का हमारा सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन होता है, या वर्ष में 2 बार मूल्यांकन होता है, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, जिसे आप जानते होंगे CCE, या आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो क्या होता है साथियों, सर्वोत्तम मूल्यांकन का मतलब ही होता है CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो आप जानते होंगे, CCE पढ़े भी होंगे। और प्रत्येक साल 2 नंबर यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो क्या होता है, यानी बच्चों को मान लीजिए आज टेस्ट लिए, फिर 2 दिन के बाद टेस्ट लीजिए, फिर लीजिए, यानी क्या एक कंटिन्यूअस रूप में बच्चों से टेस्ट लेते रहिए। और फिर साप्ताहिक लीजिए, ठीक ना, फिर 2 सप्ताह पर लीजिए, फिर क्या होता है 1 महीना पर लीजिए, यानी कंटिन्यूअस आप जारी रखिए, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि अंत में सिर्फ 1 बार ले लीजिए, ऐसा भी नहीं है कि वर्ष में 2 बार ही लीजिए, ठीक ना। निर्माणात्मक मूल्यांकन भी ऐसा नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE आप जानते होंगे। तो क्या इसमें कहता है, क्या कहता है कि ये मूल्यांकन की जो पद्धति होती है, ये हमारा CCE पर आधारित होना चाहिए, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा C जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे हमारा महत्वपूर्ण जो है, अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। बच्चों के जो हमारा ये चरित्र निर्माण होता है, जिसमें कहता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, अध्यापक के उपदेशों की, या स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या फिर कहता है महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की, या धार्मिक शिक्षा की। तो कहता है छात्रों के चरित्र निर्माण की, यहाँ किसकी बात कर रही है, छात्रों के चरित्र निर्माण की बात हो रही है, जिसमें कहता है सबसे अधिक हमारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की भूमिका होती है। तो क्या होगा, जिससे अगर शिक्षक जो है ये बच्चों के चरित्र निर्माण का विकास कर पाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है कक्षा में कुछ छात्र जो है बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसीलिए हो सकता है कि छात्र क्या है, यानी कहने का मतलब है कक्षा में जो है ये कुछ छात्र, सब छात्र नहीं, कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की क्या करते हैं, जिज्ञासा का मतलब होता है उनकी ज़्यादा ललक है, कि ज़्यादा इच्छा है कि हम सीखें। तो यह इसीलिए यह बालक हो सकता है प्रतिभाशाली या धनी परिवार से। देखिए, धनी परिवार से ऐसा नहीं है कि धनी परिवार से अगर होगा ना तो वह सीखने की उसकी जिज्ञासा अधिक होगी, ऐसा भी नहीं होगा। बनावटी हो, उदंड भी हो, ठीक ना। तो क्या होगा, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तेज बच्चे होते हैं, उनकी इच्छा ही, देखो तेज बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चे क्यों किसको कहते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ठीक ना। तो क्या होते हैं, ऐसे बच्चे जो है प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये जो देख पा रहे होंगे, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं ना, उसमें कहता भी है कुछ छात्र जो है सबसे अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं इसीलिए वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें कहता है सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। यानी कह रहा है सभी बच्चों की समस्या जो एक ही है, ऐसा नहीं है कि सब बच्चों की समस्या अलग है। गौर कीजिएगा क्वेश्चन को, कहता है सभी बच्चों की समस्या एक ही है, इस शब्द को गौर कीजिएगा। यानी सभी बच्चों की प्रॉब्लम जो है ना एक ही है,
तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, या सामूहिक ढंग से, या पहले छोटे बच्चों का फिर बड़े बच्चों का। तो देखिए एक एक करके किसको करेंगे, जब समस्या अलग अलग हो, ऐसे प्रश्न गौर करेंगे। जब समस्या राम का अलग है, श्याम का अलग है और मनीषा का अलग है, तो क्या होगा, तब उसको एक एक करके करेंगे, ठीक ना, यानी उसका अलग है, उसका अलग है, इसका अलग है, तब एक एक करके करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समस्या एक ही है। जब समस्या एक ही है तो क्या करना पड़ेगा साथियों, सामूहिक ढंग से करना पड़ेगा। सभी बच्चों की एक ही प्रॉब्लम है तो समस्या क्या होना चाहिए, समस्या आपका एक ही है तो प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, सामूहिक रूप से, यानी बच्चों की सबकी प्रॉब्लम है तो क्लास में आप बता दीजिए, ठीक ना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह करेक्ट दिख रहा होगा और यह करेक्ट है भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल एक्सप्रेशन को हमारा विकसित करने का तरीका क्या है। तो हमारा कह रहा है ओरल एक्सप्रेशन, ठीक ना, जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, ठीक ना। तो विकसित करने का तरीका पूछा जा रहा है, क्या है, परिचर्चाओं का आयोजन होना चाहिए, जो मैंने बताया परिचर्चा के बारे में। साथ ही साथ भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, ये भी जरूरी है। अंत्याक्षरी का आयोजन, ये भी आपको खेले होंगे अंत्याक्षरी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परिचर्चाओं का आयोजन भी होना चाहिए क्योंकि मौखिक की बात हो रही है। इसके बाद भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी होना चाहिए। अंताक्षरी में क्या होता है, मौखिक रूप से होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है अंतराक्षरी मुंह बंद करके होता है, लिखित होता है, ठीक ना। क्या होता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, ओरल एक्सप्रेशन की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अच्छा यह सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगला है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आपकी क्या अभिप्राय है। कहने का मतलब विद्यालय में जो पर्यावरण शिक्षा होती है तो उससे आपकी क्या अभिप्राय है। छात्रों में पर्यावरण का क्या हो, ज्ञान हो, ये की बात हो रही है, ज्ञान हो जाए, या पर्यावरण क्या हो को दूषित कर होने से बचाया जा सकता हो, ठीक ना, या छात्रों का मनोरंजन हो, या छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना हो। तो कहने का मतलब है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की बात हो रही है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से क्या अभिप्राय है। तो आपसे पूछा जा रहा अभिप्राय का मतलब होता है क्या तात्पर्य है। तो ये होगा पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट को दूषित होने से बचाया जा सकता है। ये बात सही है क्योंकि आप देखे भी होंगे गवर्नमेंट के रूल होते हैं कि हर एक जगह आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाया जाए। तो इस प्रकार इनका यही तात्पर्य होता है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, साथ ही उसको दूषित होने से बचाया जाए। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है आजकल के आवासीय स्कूलों हमारा जो बोर्डिंग स्कूल की तरह यानी भारतीय शिक्षा की पद्धति के स्कूल थे। यानी कहने का मतलब है आजकल के आवासीय स्कूलों में बोर्डिंग स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। अब पहले की तरह पूछा जा रहा है बोर्डिंग स्कूल। तो बोर्डिंग स्कूल जो होता है ना, ये हमारा ये क्या होता है, ये हमारा एक क्या होता है, एक गुरुकुल की तरह होता है। क्या होता है, गुरुकुल की तरह होता है, जिसमें जैसे पहले जानते होंगे जैसे क्या होता है, जैसे एक गुरुकुल बना हुआ है, ठीक ना, उसमें गुरुकुल है, आपको रहना खाना पीना उसी में मिल रहा है। तो घर से क्या होगा, मतलब ये होता है घर से भी कुछ जाता था और क्या होता था, ये बच्चों को उसी में बच्चों को क्या करना पड़ता था, कुछ काम करना पड़ता था। उसके बदले जो है शिक्षक जो है उसे फ्री में पढ़ाते थे और शिक्षक भी रहते थे वहीं और छात्र भी, यानी सभी मिलकर क्या करते थे, खाना भी खाते थे, पढ़ते लिखते सभी थे। तो हमारा वो गुरुकुल कहलाता था, ठीक ना। तो अब तो नहीं देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को गुरुकुल मिलता है। तो इस वीडियो में आपने 10 CDP के क्वेश्चन को डिस्कस किया और समझा और जाना और सीटेट के पैटर्न को भी जानने की कोशिश किया। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों, अगर इस चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है आप सभी के लिए, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बेहतरीन साबित होगी, बहुत सारे फायदे होंगे। अगर यह वीडियो सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।